गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज हम जो अपनी ISST PYQ की सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2024 जो कि अभी कंडक्ट हुआ है। अभी तो आंसर की भी नहीं आई है इसकी, ठीक है। और पेपर 1 हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे। पेपर 1 का 31 क्वेश्चन तक हम सारे कर चुके हैं। अब हम 32 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी सीरीज है वो हमारी डी सीरीज, ठीक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? सपोज एक्स एंड वाई आर जीरो मीन jointly normally distributed random variables such that variance of x is 4, variance of y is 17 by 9, expectation of xy is 2. If z is equal to 2x minus 3y, then what is the PDF of z? बच्चों बेहद सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप अगर बात समझे। सबसे पहले तो x एंड y जीरो मीन है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल है एक्सपेक्टेशन ऑफ y के, विच इज 0, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x हमें दिया है 4 के बराबर, वेरिएंस ऑफ y हमें दिया है 17 बाई 9 के बराबर, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई किसके बराबर दिया है? 2 के बराबर। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। कोवेरियंस भी 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोवेरियंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। यहां से आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y यानी कि रो कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज कोवेरियंस x y डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ दिस, यानी कि अंडर द रूट ऑफ 4 इंटू अंडर द रूट ऑफ 17 बाई 9, अगर मुझे कोई नीड होती है तो, ठीक है। अब कह रहा है कि z जो है 2x माइनस 3y के बराबर है। अब z है क्या? z एक लीनियर कॉम्बिनेशन है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स का, तो इतना कंफर्म गारंटी है कि z नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। अब अगर हम z के मीन की बात करें, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ z की बात करें, तो दिस इज 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y विच इज 0, ठीक। अब हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ z की। तो वेरिएंस ऑफ z अगर हम देखें तो 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ y माइनस ट्वाइस ab, तो 12 इंटू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x 16 प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ y 17 माइनस 12 इंटू 2, ये रखिए मुझे वैल्यू, तो कितना हो गया 24, 33 माइनस के 24, ठीक है बेटा। तो कितना बचा? 9। सिंपल है बिल्कुल। तो z का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया, z का वेरिएंस भी आ गया, और z नॉर्मल को फॉलो करेगा ये भी आपको पता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा z रैंडम वेरिएबल है दिस फॉलो नॉर्मल 0, 9, ठीक है। तो f ऑफ z किसके बराबर बनेगा? 1/3 अंडर द रूट ऑफ 2 पाई 1 सिग्मा रूट पाई e टू दी माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, यानी कि 9, और मेरे हिसाब से z स्क्वायर, तो 1/18 पाई e टू दी पावर माइनस के 18 z स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कोई ऐसा टफ काम नहीं है। तो 32 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? x इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन 1 एंड वेरिएंस 2, देन द एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ऑफ द सैंपल मीडियन फॉर n इज इक्वल टू 20। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आपको ये चीजें पता होंगी। आपको पता है कि अगर x1 x2 डॉट डॉट xn एक सैंपल है IID रैंडम वेरिएबल्स का नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तो जैसे सैंपल का मीन फॉलो करता है नॉर्मल,
म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को ऐसे ही सैंपल का मीडियन एसिम्प्टोटिकली फॉलो करता है नॉर्मल को विद मीन म्यू एंड सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2m। जो वेरिएंस है वो पाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2m हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? म्यू की वैल्यू मेरे बच्चों गिवन है 1 के बराबर और सिग्मा स्क्वायर मेरे बच्चों के बराबर है 2 के बराबर और n की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है। तो जो सैंपल का मीडियन है दिस फॉलो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल विद मीन 1 एंड पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 2 इंटू 20, अच्छा 2 भी है, 2 इंटू 20। तो x बार किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल 1 कोमा पाई बाई 20, पाई बाई, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो बी ऑप्शन अगेन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई ऐसा टफ काम नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34, सपोज x and y are independent random variables having chi-square distribution with m degree of freedom and n degree of freedom. Which of the following statement is correct? nx by my follow f distribution with m comma n degree of freedom. my upon nx follow f of n comma n degree of freedom। मतलब ये क्वेश्चन बेहद आसान है, एक टीचर के बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि क्लास में इस तरीके से समझाए जाते हैं। वो कह रहा है कि x फॉलो करता है काई स्क्वायर विद m डिग्री ऑफ फ्रीडम, y फॉलो करता है काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम और दोनों के दोनों मेरे बच्चों ये इंडिपेंडेंट है। कैसे है? इंडिपेंडेंट है। तो आपको रूल पता है काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है f ऑफ m कोमा n। ठीक है, सिंपल है। क्यों करता है? क्योंकि न्यूमरेटर वाले का डिग्री फ्रीडम पहले आता है, डिनोमिनेटर का बाद में आता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो nx डिवाइडेड बाय my फॉलो करेगा f ऑफ m कोमा, तो nx डिवाइडेड बाय my फॉलो करेगा f ऑफ m कोमा n को। पहले वाला एकदम करेक्ट है। अब एक और रूल है इसका, आपको शायद पता होगा, f का एक रूल है, अगर x फॉलो करता है f ऑफ m कोमा n तो 1/x फॉलो करता है f ऑफ n कोमा m। तो इसका अगर मैं 1/, कर दूं यहाँ पर, सिंपल बिल्कुल 1/, कर दूं अगर मैं यहाँ पर, तो my डिवाइडेड बाय nx फॉलो करेगा f ऑफ n कोमा n। चेक करें एक बार, my अपॉन nx फॉलो करेगा f ऑफ n कोमा n को। बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट्स व्हाई 34 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इट इज नोन दैट 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है। 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, एक दूसरी लाइन है। आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस, कंसीडर द फॉलोइंग। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x and y इज दिस वन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज दिस, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज दिस वन इज दिस। ये सारा कुछ है। अब इस क्वेश्चन में आप इस चीज को गौर से अगर देखें तो ये नहीं दिया है कि कौन सी इक्वेशन y ऑन x है और कौन सी इक्वेशन x ऑन y है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो देगा भी नहीं, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा और खुद ही 1 मिनट में पता लग जाता है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा? जब आपने रिग्रेशन इक्वेशंस को पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई होगी, जैसे दोनों 1 से बड़े नहीं होते, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों का साइन अपोजिट नहीं हो सकता, तो कुछ चीजें थी, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो आपको बताई गई होगी। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को x और y मानते हैं या y और x मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है सेटिस्फाई तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इक्वेशंस मानी है वो गलत मानी है, रिवर्स कर दीजिए, सही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं पहली इक्वेशन को x और y मान के चलता हूं। सपोज x ऑन
y मान के चलता हूं पहली इक्वेशन को, तो कैसे लिखी जाएगी? 8x इज इक्वल टू 10y माइनस के 66, x इज इक्वल टू 10/8 इंटू y माइनस के 66/8। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो बीटा एक्स वाई बराबर आ गया 10/8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चेक करते हैं आगे। चलिए अब दूसरी इक्वेशन y ऑन x हो जाएगी, तो y ऑन x अगर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, y ऑन x अगर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 18y इज इक्वल टू 40x माइनस के 214। कैसे सॉल्व करूंगा? y इज इक्वल टू 40/18 x माइनस के 214/18। बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको देखें, यहां पे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका बन रहा है बीटा वाई एक्स, दिस इज 40/18। नाउ ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीपल इनका 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि मल्टीपल इनका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली बच्चों ये हुआ कि आपने जो रिग्रेशन इक्वेशन मानी है वो गलत मानी है। जो आपने x और y मानी वो y और x थी, जो आपने y और x मानी वो x और y थी। ये रूल होगा, आप समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली इक्वेशन है वो y ऑन x है, और अगर पहले वाली इक्वेशन y ऑन x है, y ऑन x है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 10y इज इक्वल टू 8x प्लस के 66। नाउ y इज इक्वल टू 10/8/10x प्लस के 6.6। यहां अगर आप गौर से देखें तो बीटा वाई एक्स बराबर आ जाएगा 0.8। ठीक, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाली इक्वेशन आपकी हो जाएगी x ऑन y। दूसरे वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी x ऑन y। अब x ऑन y अगर हो जाएगी तो 40x इज इक्वल टू 80y इज प्लस 214। x इज इक्वल टू 18/40 y प्लस 214/40। तो यहां पे आपका बीटा एक्स वाई बराबर हो जाएगा 18/40। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस हमने इस्तेमाल नहीं की है बच्चों। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला है द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.8। गलत हो गया, y ऑन x का रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8 है, x ऑन y का है, मान लो मैं डिवाइड कर दूं 2 से, 9/20 यानी कि 4.5। अब बात को समझिए, तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो मेरा बच्चों गलत हो गया, पहले वाला गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.6। सबसे पहले तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव बनेगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई। नाउ दिस इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ 0.8 इंटू 4.5। 0.8 इंटू 0.45, 4.5 में 0.45 नहीं, कुछ हमने गड़बड़ की है शायद। एक मिनट, 0.45 ना, ये गलती से हमने ये कर दिया, इसको हटा दीजिए आप। ठीक, नाउ जब इसकी वैल्यू को सोल्व करोगे तो वैल्यू 0.6 के बराबर ही आएगी। वैल्यू 0.6 के बराबर ही आने वाली है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या है? द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 30। वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसका मतलब हमें किस इक्वेशन पे जाना है? हमें y ऑन x इक्वेशन पे जाना है, और y ऑन x हमारी इक्वेशन है आपके सामने। ठीक, अब अगर इसमें अगर x की वैल्यू 30 है तो y कितना होगा? डाल दीजिए, y इज इक्वल टू, या y हैट इज इक्वल टू 8 इंटू 30/10 प्लस के 6.6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 324 प्लस 6.6 इज इक्वल टू 30.6। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा,
तो सेकंड और थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। सिंपल थे पांचों के पांचों क्वेश्चन, देखिए कुछ भी समय नहीं लगा है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आईएएस का पेपर बहुत आसान होता है। चलिए खैर, अब तो पेपर निकल गया, तो आपको 25 में एग्जाम देना है, 2025 में। ऑल द बेस्ट है अभी से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।